नमस्कार प्यारे छात्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है पीटीज आईएएस एकेडमी की नॉलेज लेक्चर सीरीज में। हम आपका स्वागत करते हैं यूपीएससी आईएएस सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे सभी छात्रों का हमारी इस फ्री नॉलेज लेक्चर सीरीज में। तो आज हमारा सेकंड सेशन आ चुका है। जैसा हमने आपको कल बताया था, इस सीरीज में हम आपके साथ इंडियन इकोनॉमी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी और एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी के ऊपर चर्चा करेंगे। तो आज का हमारा जो लेक्चर है वो इस सीरीज का हो गया है भैया दूसरा लेक्चर, और साइंस एंड टेक्नोलॉजी का हो जाएगा पहला लेक्चर। अब अगर पहला लेक्चर है तो शुरुआत एकदम बेसिक से ही करनी चाहिए। साइंस और टेक्नोलॉजी, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, ये होते क्या हैं, दोनों में अंतर क्या है, और आप किसी भी परिस्थिति में कोई सवाल देखकर ये कैसे तय करेंगे कि ये साइंस का है या टेक्नोलॉजी का है। बिल्कुल ग्राउंड जीरो से ही शुरू करते हैं। तो सभी स्टूडेंट्स बिल्कुल ओपन माइंड से इसको पढ़ें। हम हायर लेवल के टॉपिक्स भी कवर करेंगे, लेकिन आई थिंक वी शुड क्रॉस द ब्रिज व्हेन वी कम टू इट। तो इसलिए शुरुआत करते हैं ग्राउंड जीरो से। आपके सामने है यूपीएससी सीएसई का एसएनटी का सिलेबस। ये है एक्चुअल सिलेबस, ध्यान से देख लीजिए। और इस पूरे सिलेबस के अलग अलग हिस्से में आपके साथ समय समय पर कवर करता चलूंगा। बहुत प्यारा टॉपिक है, और मैं क्योंकि एजुकेशन से एक टेक्नोलॉजिस्ट रहा हूँ तो ये इट कम्स नेचुरली टू मी, और आपको मैं बहुत अच्छे अच्छे इंसाइट्स भी दे पाऊंगा। हम विज्ञान, प्रौद्योगिकी और दोनों की इंटरलिंकिंग पर भी बात करेंगे। भारतीय परिदृश्य में विज्ञान और प्रौद्योगिकी का कितना महत्वपूर्ण रोल है, इस पर अनेक उदाहरणों के साथ हमारी चर्चा चलती रहेगी। तो ये सिलेबस आपके रेफरेंस के लिए हमने लगा दिया है। डाउनलोडेबल फाइल आपको अवेलेबल है। पिछली वाली लिंक में कोई दिक्कत हुई थी, उसको हमने ठीक भी कर दिया। आप उसको फिर से डाउनलोड लेक्चर 1 की लिंक को कर सकते हैं। आते ही सेशन को लाइक और शेयर कर दिया करो भैया, दोस्तों तक पहुंचाओ। और जो हमारे प्यारे नए नए साथी जुड़ रहे हैं, मेरा परिचय आपके सामने है। लंबे समय तक जुड़े रहिएगा, सीरीज अच्छी चलती रहेगी। आज हमारा दूसरा लेक्चर है। तो भैया आज का एजेंडा क्या है? एजेंडा बहुत सिंपल है, अंडरस्टैंड करना है यहाँ साइंस और टेक्नोलॉजी को, और वो भी सिविल सर्विसेज के पर्सपेक्टिव से। सिविल सर्विसेज में वैसे तो बहुत सारे हार्ड साइंस बैकग्राउंड के लोग आते ही हैं, इंजीनियर्स आते हैं, साइंस बैकग्राउंड के लोग आते हैं, डॉक्टर्स आते हैं, बहुत सारे लोग आते हैं, मैथमेटिक्स बैकग्राउंड के लोग आते हैं। लेकिन फिर भी एक बार ग्राउंड जीरो से रिवीजन में कोई हर्ज नहीं, बल्कि आनंद ही आनंद है। तो कैन आई बिगिन? तो सबसे पहले शुरू करते हैं हमारा पहला सवाल, एजेंडा का पहला आइटम, डिफरेंस बिटवीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। प्यारे दोस्तों, आपसे अगर मैं कुछ बहुत ही बेसिक सवाल अगर पूछूं, और मान लीजिए आपको कोई 1200 शब्दों का ऐसे लिखने के लिए यूपीएससी में आ जाए, या आप इंटरव्यू में बैठे और आपसे ये पूछ लिया जाए कि भारत में फंडामेंटल ड्यूटीज में साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलप करना बताया गया है, तो भैया कौन सा पार्ट है और कौन सी ड्यूटी नंबर है, ये भी बता दो कमेंट थ्रेड में हमको। तो अगर आपसे इंटरव्यू में कोई बोलता है कि भाई भारत में जो है हमें बताया गया है कि ये हमारा एक फंडामेंटल ड्यूटी है साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलप करना, तो साइंटिफिक टेम्परामेंट और टेक्नोलॉजी टेम्परामेंट में क्या अंतर होगा, साइंस और टेक्नोलॉजी में क्या अंतर होगा, ये हमें समझाओ। तो आपको बहुत अच्छे से बेहतरीन तरीके से समझाते आना चाहिए। एंड फॉर दैट यू नीड टू हैव अ ग्रिप ऑन द फंडामेंटल्स ऑफ इट। एग्री करते हैं? तो यदि आपसे पूछा जाए विज्ञान और प्रौद्योगिकी का अंतर बताओ, विज्ञान से हमें क्या हासिल होता है वो बताइए, और प्रौद्योगिकी से हमें क्या हासिल होता है वो बताइए। तो ये दिखने में बड़ा मासूम सवाल है, लेकिन आप जानते हैं सबसे मासूम दिखने वाले सवाल ही सबसे खतरनाक सवाल साबित हो जाते हैं। तो प्यारे दोस्तों, क्या कहेंगे आप? व्हाट एग्जैक्टली इज साइंस, व्हाट एग्जैक्टली इज टेक्नोलॉजी, और दोनों में क्या रिलेशन है, दोनों में क्या डिफरेंसेस है, बताइए। आपकी व्यक्तिगत परिभाषा, आपकी अंडरस्टैंडिंग कमेंट थ्रेड आपका इंतजार कर रहा है। आप अपना पार्टिसिपेशन का लेवल अच्छा रखें। हर सेशन में एक बार जोश के साथ करके दिखाएंगे, बता दीजिए, लिख दीजिए। करके दिखाएंगे का मतलब है, वो तो हमारा मोटो है पीटी एजुकेशन का, कि भाई पूरी ताकत से, जोश से, जुनून से, एक अच्छी पॉजिटिव एटीट्यूड से पढ़ के दिखाएंगे और अपने लक्ष्य को अचीव करके दिखाएंगे। एग्जाम की तैयारी है तो एटीट्यूड तो पॉजिटिव चाहिए ही चाहिए। तो आप इसके ऊपर आपकी राय जरूर जरूर लिखिएगा। हम तो अभी उत्तर देंगे हमारी क्या सोच है, लेकिन आपकी भी तो कोई सोच होगी ना। जब हम साइंस वर्सेस टेक्नोलॉजी की बात करते हैं दोस्तों, तो साइंस के लिए एक बहुत ही सरल परिभाषा है, दैट इट इज अ प्योर वैल्यू फ्री परस्यूट ऑफ नॉलेज। अब इसका क्या अर्थ हुआ? विज्ञान वो होता है जिसमें ज्ञान की खोज सतत रूप से की जाती है, फिर भले ही उस ज्ञान का वाणिज्यिक दोहन हो सके या ना हो सके। साइंस इज दैट परस्यूट ऑफ मैनकाइंड वेयर यू सर्च नॉलेज फ्रॉम द नेचर अराउंड यू, फ्रॉम इट्स वेरियस प्रोसेसेस अराउंड यू, नॉट टू गेन सम मनी आउट ऑफ इट।
आप विज्ञान इसलिए करते हैं क्योंकि आपको प्रकृति के रहस्यों को समझना है। अब उस विज्ञान से क्या कोई बड़ी कंपनी अरबों रुपए कमा पाएगी या नहीं, ये एक साइंटिस्ट का लक्ष्य बिल्कुल भी नहीं होता है। उसका लक्ष्य है प्योर वैल्यू फ्री परस्यूट ऑफ नॉलेज। और आज जो हम इस तरह की मॉडर्न सिविलाइजेशन में रह रहे हैं, जहां एक औसत व्यक्ति की आयु 70 साल हो चुकी है, जहां हर बीमारी का कोई ना कोई इलाज अवेलेबल है, नहीं तो कोई टीका उपलब्ध हो जाता है, हर तरह का ट्रांसपोर्टेशन अवेलेबल है, इतनी सुविधा मैं सीधे आपसे पढ़ा पा रहा हूं, आप पढ़ पा रहे हैं, ये साइंस ने संभव किया है। पहला कदम हमेशा साइंस होता है। टेक्नोलॉजी इज अ मैटर ऑफ द मटीरियल पार्ट ऑफ इट, आर्ट्स एंड क्राफ्ट। यानी ये जो ज्ञान मिला, टेक्नोलॉजी साइंस के कंधों पे चलती है, इस ज्ञान को वस्तुओं और सेवाओं में मैं कैसे कन्वर्ट करूंगा, उसको प्रौद्योगिकी कहते हैं। तो जब हम बोलते हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, मैं आईआईटी दिल्ली से पढ़ा हुआ हूं, जब हम बोलते हैं टेक्नोलॉजी, उसका मतलब बहुत क्लियर है, इट इज डिफरेंट फ्रॉम साइंस। अब मैं अपने 4 साल जब भी याद करता हूं आईआईटी के, तो मैं एग्री करता हूं कि हमें 90% टेक्नोलॉजी पढ़ाई गई थी, साइंस 10% था पूरे इसमें, क्योंकि वो काम ही नहीं था। वो काम आईआईएससी वालों का है, वो काम सारे साइंस कॉलेजेस का है। टेक्नोलॉजी बेसिकली सारे ज्ञान को संगठित करती है, साथ में लोगों को और वस्तुओं को लाती है, और कुछ प्रैक्टिकल गोल्स को अकम्प्लिश करती है। तो जब इलॉन मस्क ने मार्स पे जाने का लक्ष्य बनाया और अपना पूरा स्टारलिंक प्रोजेक्ट शुरू किया, दूसरे तमाम जिसने ताम झाम वो कर रहा है उसने शुरू किया, उसने रीयूजेबल रॉकेट बना दिए। आज तक रॉकेट ऊपर जाते थे, गुड बाय, गॉन फॉर एवर, उसके टुकड़े समुद्रों में गिर जाते थे। उसका लॉन्च ही वैसा ही होता है रॉकेट्स का, ऐसी जगहों से और ऐसे एंगल से और ऐसे दिन और ऐसे समय। लेकिन इलॉन मस्क ने कहा कि भाई पूरा लॉन्च का कॉस्ट ही अगर मैं खत्म कर दूं और रॉकेट को वापस ले आऊं नीचे, तो कैसा रहेगा। अब साइंस इज अवेलेबल, बट नोबडी हैड थॉट कि ऐसी टेक्नोलॉजी, न इसरो ने कभी सोचा, न जैक्सा ने सोचा, न यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने सोचा, न नासा ने, उस एक आदमी ने सोचा। आपको रीयूजेबल रॉकेट का फंडा पता है ना, क्या पता है बताओ हमें। तो रीयूजेबल रॉकेट बना के लॉन्च की कॉस्ट 80% गिर गई। साइंस अवेलेबल था, लेकिन उसकी टेक्नोलॉजी पहली बार मस्क ने सोची। इस तरह से जो मटेरियल परस्यूट हैं वो टेक्नोलॉजी होती है। आ गई बात समझ में, ये फर्क बहुत अच्छे से समझ में आ गया। अब आपसे अगर ये पूछा जाए कि अधिक महत्वपूर्ण क्या है, तो वो बता पाना बड़ा मुश्किल है कि भाई अधिक महत्वपूर्ण क्या है। ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करेगा, एज टू एज डिपेंड करेगा, भाई समय, युग, काल, परिस्थितियों पे और स्पेसिफिक इंस्टेंसेस पे ये तय होगा। बट आई होप आपको मैंने एक सरल भाषा में इनका अंतर बता दिया। अब इस पे अब हम आपसे सवाल पूछने जा रहे हैं। अब आपने हाँ तो कर दिया कि हाँ सर समझ में आ गया, लेकिन सर को भी ये देखना है कि तुम्हें समझ में आया है कि नहीं। अब मैं तुमसे बहुत सारे सवाल पूछने जा रहा हूं। तुम्हें स्क्रीन पर लेफ्ट साइड में एक प्रश्न दिख रहा है और राइट साइड में एक प्रश्न दिख रहा है। तो मेरा तुमसे ये कहना है, हाउ मेनी गैलेक्सीज आर देयर इन द यूनिवर्स, ये हमारा पहला सवाल है। समझ में आया आपको। एंड हाउ टू रीच द नेक्स्ट प्लैनेट और द क्लोजेस्ट स्टार, ये हमारा दूसरा सवाल है। तो अब हम आपसे पूछते हैं, इसमें से साइंस क्या है और इसमें से टेक्नोलॉजी क्या है। चलो जल्दी से बताओ भैया, कमेंट थ्रेड में पूरे जोश से बताना। ये पहला सवाल है आज का, कितने हमारी इस पूरे ब्रह्मांड में आकाश गंगाएं हैं। ये सवाल अगर किसी ने पूछा तो ये विज्ञान है कि प्रौद्योगिकी है। और अगर दूसरा सवाल कि भैया हमें जाना है मंगल ग्रह पे, हमें जाना है शुक्र ग्रह पे, तो कैसे जाएंगे। या अगला जो भी सितारा है, सितारे का नाम बताओ। प्रोक्सिमा सेंटोरी सुना है आपने, अगर हमें वहां जाना है। या अल्फा सेंटोरी सुना है आपने, कौन सा उसमें से क्लोजेस्ट स्टार सितारा सूर्य के पास का, तो कैसे जाएंगे। अब आप बताइए, इसमें से 1 साइंस है 2 टेक्नोलॉजी है, या 1 टेक्नोलॉजी है 2 साइंस है। तो जैसा कि आप में से ज्यादातर समझ चुके हैं, पहला विज्ञान है और दूसरा प्रौद्योगिकी है। आगे समझ में थोड़ी सी खिड़की खुली। आप में से कईयों को ये काफी बेसिक भी लग रहा होगा, गुड। तो आप ऑलरेडी इस यात्रा में थोड़े आगे हैं, अच्छा है, मजा आएगा इसमें। अगला सवाल तैयार है, हाउ डज द नोवेल कोरोना वायरस डिस्ट्रॉय द लंग्स। हमारा जो नोवेल कोरोना वायरस का पूरा कांड चल रहा है, ये हमारे फेफड़ों को नष्ट अगर करता है तो कैसे करता है। और दूसरा सवाल है, हाउ टू ब्लॉक द पाथवे ऑफ दिस वायरस इनसाइड द ह्यूमन बॉडी। अब ये 2 सवाल हमने पूछ लिए। फिर से बताइए, साइंस क्या है और टेक्नोलॉजी क्या है। जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। आपकी सोच कहां तक जा रही है जरा हम देखें, जल्दी बताइए। तो निश्चित तौर पर जो पहला सवाल था वो विज्ञान था, और जो दूसरा सवाल था वो टेक्नोलॉजी था। क्योंकि अगर उसे ब्लॉक करना है तो या तो दवाई बनानी पड़ेगी या वैक्सीन बनानी पड़ेगी उसके पाथवे को ब्लॉक करने के लिए। अब दवाई बनानी है, वैक्सीन बनानी है, तो एक्चुअल लैब में बैठ के काम करना पड़ेगा।
तो ये टेक्नोलॉजी हो जाता है। लेकिन साइंस केवल ये जवाब देता है कि वो लंग को डिस्ट्रॉय कैसे करता है, किस तरह से उसका जितना भी रिसेप्टर बाइंडिंग डोमेन के अंदर स्पाइक प्रोटीन होता है वो जाके एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम 2 के रिसेप्टर से चिपक जाता है और वहां से वो एंट्री मार देता है और अपने आरएनए को खोल के फिर आरएनए तांडव नृत्य शुरू कर देता है, हाईजैक कर लेता है सेल की मशीनरी को और बोलता चलो वायरस बनाओ। क्या जादू है प्रकृति का, 350 करोड़ साल से बैक्टीरिया वायरस फंगाई घूम रहे हैं और वो हमारे सेल्स को हाईजैक करके ऑर्डर दे देते हैं मेरी कॉपी बनाओ, और हमारा सेल बेचारा मजबूरी में करता है और उसी से तो फिर कोविड फैलता है। यही इनका मैकेनिज्म होता है। एनीवे, अगला सवाल, हाउ डू जीन्स टिपिकली इंपैक्ट द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। आपसे किसी ने अगर ये पूछा कि जो जीन्स होती हैं हमारे शरीर में डीएनए वाली, वो किसी भी जीवित वस्तु की जो भौतिक पूरे गुणधर्म होते हैं उस पर असर कैसे डालते हैं, ये पहला सवाल है। तो बताइए भैया, ये जो पहला सवाल है ये विज्ञान है कि प्रौद्योगिकी है। और दूसरा सवाल, हाउ टू मेक जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट। तो हम चाहते हैं कि भारत में कपास की फसल ज़्यादा उगे, तो हम चाहते हैं जीएम कपास आ जाए, फिर हम चाहते हैं जीएम बैंगन आ जाए, बहुत बड़ी फसल है भारत की, और हम चाहते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड आ जाए, आनुवांशिक रूप से परिवर्तित। तो इसमें अगर ये सवाल आपके सामने मैं रख दूं कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी में डिफ्रेंशिएट करो, तो जल्दी से बताओ गुरु क्या करोगे तुम, पहला विज्ञान है दूसरा प्रौद्योगिकी, या पहला प्रौद्योगिकी है दूसरा विज्ञान। मैं आपको सोचने का तरीका बता रहा हूं, याद रखिएगा ये मेरा पढ़ाने का तरीका है। मैं आपको थिंकिंग के पाथवेज बताऊंगा, हाउ डू यू रियली थिंक। बिकॉज एक बार आपने सोचना सीख लिया ना, इवन फॉर हायर लेवल एग्जाम्स लाइक सिविल सर्विसेज, आप बहुत हद तक इंडिपेंडेंट हो जाओगे। और एक बार इंडिपेंडेंट हो गए तो आपको पढ़ने में मजा भी आएगा, आप उसमें से ग्राफ ज्यादा करोगे और आपका आउटपुट बहुत अच्छा आएगा। क्योंकि जब आप ऐसे टाइप आंसर्स लिखोगे तब आप एक विचारवान व्यक्ति होगे, आप जो लिखोगे उसमें बहुत मादा होगा, उसमें ग्रेविटी होगी, उसमें ग्रेवामन होगा। ऐसा नहीं कि सतही सतही रट के आगे लिख दिए। उसमें क्या होता है, आंसर्स में वैल्यू नहीं दिखती है। अब कई स्टूडेंट जब पूछते हैं सर आंसर राइटिंग की क्लासेस लो, आप चाहेंगे मैं आंसर राइटिंग की भी क्लासेस लूँ इस सीरीज में? बिल्कुल ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप चाहो तो कॉमेंट सेक्शन में बता दो। अब कई लोग क्लासेस अटेंड करके भी लिख नहीं पाते आंसर सही ढंग से, क्यों? क्योंकि फंडामेंटल लेवल पे थिंकिंग को कभी डेवलप नहीं किया। तो लिखते समय वो मैकेनिकली लिख रहे हैं, आपके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आप इस सीरीज को थोड़ा सीरियसली अटेंड करना। तो जल्दी बताओ यार गुरु क्या है? हाँ, ये साइंस है और ये टेक्नोलॉजी। मान गए, बिल्कुल सही, समझ में आया आपको। एक और पूछ लेते हैं, इस बार हमने उल्टा कर दिया है। व्हाट इज द फिजिक्स ऑफ अ रॉकेट। तो जो रॉकेट भेज रहे हैं ऊपर, उसका जो भौतिक शास्त्र है वो क्या है, जरा समझाओ हमको। एंड हाउ टू मेक अ रीयूजेबल रॉकेट। अरे सर, ये तो आपने भेद पहले ही खोल दिया था। जी हाँ सर, ये भेद सर ने पहले खोल दिया था। और साइंस और टेक्नोलॉजी ऐसे है। आ रहा है ना समझ में, कुछ ग्रिप बन रही है कि नहीं? तो अब एक काम करते हैं, अब कलर कोडिंग हटा देते हैं और अब मिक्स कर देते हैं इनको, और अब देखते हैं बेटा कितना दिमाग चल रहा है तुम्हारा। चलो बताओ, हाउ टू बिल्ड अ सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। आपको पता है ना सारी दुनिया में अब दुनिया भर के जो सेंट्रल बैंक, दुनिया भर की सरकारें वो बोल रही हैं कि हमको बिटकॉइन की कंपटीशन में, या कंपटीशन तो नहीं, उसको वो इंफ्राडिग मानेंगे, बोलेंगे हम अपना खुद का डिजिटल कॉइन लाने वाले। मैं एसएनटी में पूरा ब्लॉकचेन, बिटकॉइन ये सब आगे कवर करूंगा, सेशंस आएंगे आगे। तो मुझे बताइए दोस्तों, हाउ टू बिल्ड अ सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। अगर आज शक्तिकांत दास जी जो हैं वो बोलते हैं नीति आयोग वालों से कि भाई मुझे अपनी केंद्रीय बैंक की डिजिटल करेंसी लानी, कैसे बनाऊं, तो ये क्या है, साइंस और टेक्नोलॉजी है। और दूसरा, हाउ डज द ब्लॉकचेन वर्क। एक ब्लॉकचेन कैसे काम करती है। अब आपको ब्लॉकचेन पता ही होगा ना, बताओ भैया जल्दी से हमें ब्लॉकचेन क्या होती है। ब्लॉकचेन वो होती है जो सातोशी नाकामोटो 2009 में बना के गए, जिसके आधार पे पूरा का पूरा बिटकॉइन बाहर निकला। वैसे उसके पहले भी एक व्यक्ति ने ब्लॉकचेन बना ली थी, लेकिन जो पहली पॉपुलर एक्चुअल ब्लॉकचेन बनी है प्रूफ ऑफ वर्क कॉन्सेप्ट की, वो सातोशी की थी। तो जल्दी बताइए इसमें से साइंस क्या है और इसमें से टेक्नोलॉजी क्या है। तो निश्चित तौर पर यह है टेक्नोलॉजी और यह है साइंस। आपको समझ में आया कि नहीं? तो शक्तिकांत दास जी बोल रहे हैं टेक्नोलॉजी दो गुरु, मुझे सीबीडीसी बनाना है। और सातोशी बोले देखो भैया ब्लॉकचेन ऐसा चलता है, इसका साइंस तुमको समझा देता हूं। 2009 के उस वेब ब्लॉग में सारी कहानी साफ हो गई थी। तो सातोशी कहां रहते हैं, जो किसी को पता है? अगला सवाल बताइए, साइंस क्या है, टेक्नोलॉजी क्या है। हाउ टू बिल्ड अ ग्लव दैट स्टिक्स लाइक अ गेको। तो हम ये चाहते हैं, गेको, गेको ये ना छिपकली, घबराइए मत, छिपकलियां बड़े प्यारे प्राणी होते हैं। अरे भाई इस प्रकृति में जो कुछ है सब प्यारा ही हो सकता है ना, तो प्रकृति कोई गंदी चीज तो बनाएगी नहीं। तो जो गेको हैं वो उल्टा चल लेते हैं ना, इंसान तो नहीं चल सकता, सर के ऊपर गिलेंगे सर फूट जाएगा, मर जाएंगे, सारा ज्ञान बाहर आ जाएगा, कोई फायदा नहीं है। तो कोशिश मत करना। लेकिन अगर ऐसे दस्ताने बन जाएं जो गेको के जैसे चिपक के चल सकते हैं तो क्रांति आ जाएगी दुनिया में। और वो बनने वाले हैं दस्ताने, किसी भी दिन आ जाएंगे मार्केट में। हाउ टू बिल्ड अ ग्लव दैट स्टिक्स लाइक अ गेको, ये क्या है, साइंस है कि टेक्नोलॉजी है? एंड व्हाट इज द स्टिकिंग मैकेनिज्म फॉर अ गेको, ये क्या है, साइंस है टेक्नोलॉजी है? अब एकदम फंडामेंटल लेवल पर मैं तुमको सोचने के लिए मजबूर कर रहा हूं।
ये होता है पढ़ने का एक बहुत अच्छा तरीका, जहां आप जीरो से पढ़ना शुरू करते हैं। अब समझ में आया प्रौद्योगिकी क्या है और साइंस क्या है। तो जब हम इसको साइंस बोलते हैं, तो वैज्ञानिक जिन्होंने एक्चुअल गेकोस को स्टडी किया, उन्होंने इसके लिए नहीं किया कि हमको इसके एक दिन ग्लव बनाने और एक $100 बिलियन की कंपनी बनेगी जो स्पाइडरमैन बना देगी सबको। उन्होंने सिर्फ ढूंढ के निकाला। अब किसी एंटरप्रेन्योर को लगा इसमें एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, तो वो भैया स्पाइडरमैन की ड्रेस में ये टेक्नोलॉजी लगा देगा। समझ में आ रहा है। हाउ डज ऑल्टरनेटिंग करंट, जो एसी करंट हम बोलते हैं, वो कैसे काम करता है। दूसरा, हाउ टू ट्रांसमिट एसी करंट ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस। दो सवाल हैं, पहला सवाल और दूसरा सवाल। तो आपसे सवाल मेरा ये है, इसमें से साइंस क्या है और इसमें से टेक्नोलॉजी क्या है। बोलो भैया, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। अब आपको पता है ना ऑल्टरनेटिंग करंट कितनी फ्रीक्वेंसी पे चलता है भारत में? 40, 50, 60 या 55। क्या लगता है आपको एबीसीडी में से भारत में ऑल्टरनेटिंग करंट की फ्रीक्वेंसी क्या है? बताइए। अमेरिका से अलग है। तो यहां ये साइंस है और ये टेक्नोलॉजी है। आ रही है बात समझ में? एक फंडामेंटल लेवल पे फर्क ये होगा। तो मुझे जो ऑल्टरनेटिंग करंट है ये बड़ा फैसिनेट करता है, क्योंकि देखिए हमारे जो बल्ब जलते हैं इनमें ऑल्टरनेटिंग करंट चलता है, डायरेक्ट करंट तो चलता नहीं हो। लैपटॉप वगैरह में डायरेक्ट करंट आ जाता है अंदर एडेप्टर से। अब एक्चुअली जो पीला लट्टू आप लगाते हो उसमें बिजली एक बार में, मतलब हर्ट्ज यानी पर सेकेंड, 50 to 60 टाइम्स आगे से पीछे दिशा बदल जाती है। तो आपके मन में एक सवाल आना चाहिए कि यार ये अगर ऑल्टरनेटिंग करंट है और बिजली की दिशा एक सेकंड में 50 या 60 बार बदल रही है, तो मुझे ये फ्लिकर करता हुआ क्यों नहीं दिखता? बहुत अच्छा सवाल पूछा है मैंने, इस पे एमसीक्यू आ सकता है यूपीएससी में किसी भी दिन। इफ ऑल्टरनेटिंग करंट ट्रूली ऑल्टरनेट्स 50 टाइम्स अ सेकेंड और 60 टाइम्स अ सेकेंड, व्हाई डोंट वी सी द बल्ब फ्लिकरिंग? जवाब दो कमेंट थ्रेड में इसका। आपका विज्ञान का परीक्षण प्रारंभ हो चुका है। हाउ डिड सो मच ऑफ वाटर अपीयर ऑन अर्थ? मुझे बताओ, पृथ्वी पे इतने बड़े बड़े महासागर हैं, पानी आया कहां से? यही विज्ञान का प्रश्न है। हाउ टू स्टडी द ह्यूज ओशंस बिलो आवर फीट? हमारे धरती के जुड़े हुए जितने ओशंस है उनमें बैथिस्फीयर में जाके कैसे पढ़ाई करें, कैसे अध्ययन करें? अभी 5 डीप मिशन आया था इस साल, मालूम है ना आपको, सुना होगा करंट अफेयर में। तो ये सवाल आपको बताता है साइंस क्या है, टेक्नोलॉजी क्या है। आ रहा है ना समझ में? तो पानी कहां से आया पृथ्वी पे बताओ? करोड़ों 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 एस्टेरॉइड्स, मीटियोरॉइड जो है उनका हमला पृथ्वी पर हुआ लेट बॉम्बार्डमेंट में लाखों सालों तक, और वो अंतरिक्ष से हमारे यहां पानी लेकर आए। पृथ्वी का सारा पानी डायरेक्टली अंतरिक्ष से आया हुआ है। तो विज्ञान जो है बेटा वो बड़ी मजेदार चीज होती है अगर उसको आप इस ढंग से पढ़ो। अब बताएं दोस्तों, क्लाइमेट चेंज में बहुत बड़ी चीज आ गई है कि भैया हाउ टू कैप्चर कार्बन एंड स्टोर इट अवे एंड व्हाट अमाउंट ऑफ कार्बन एग्जिस्ट इन द एटमॉस्फेयर टुडे। दो सवाल आपसे पूछे गए। एक तो ये कि कार्बन को सीधे पकड़ लो और स्टोर करके बंद कर दो, तो ये ग्लोबल वार्मिंग का सारा टंटा ही खत्म हो जाए, है कि नहीं? फंडामेंटल थिंकिंग, और वो टेक्नोलॉजी कभी भी आ भी सकती है, तो वो विश्व को काफी हद तक बचा के ले जाएगी। और अगर आपसे कोई पूछे कि पर्यावरण में आज कितना कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है, क्या जवाब देंगे? बताइए दोस्तों, साइंस क्या है, टेक्नोलॉजी क्या है? निश्चित तौर पर पहला जो है वो ज्यादा टेक्नोलॉजी है, दूसरा जो है वो ज्यादा साइंस है। समझ में आया आपको? अब आप एक सवाल पूछ सकते हैं कि सर ये जो दूसरा सवाल आपने पूछा कि एटमॉस्फेयर में कितना कार्बन है आज, इसको भी तो आप किसी इक्विपमेंट से मेजर करोगे ना, तो वो भी तो टेक्नोलॉजी से बना है। आई एग्री, बट द फंडामेंटल ड्राइव टू फाइंड हाउ मच कार्बन इज देयर इज साइंस। द मैन हु इज डूइंग इट, द वुमन हु इज डूइंग इट is not doing it because he or she wants to make money out of it. ये फंडामेंटल फर्क समझ लेना। इसीलिए बहुत से देश, बहुत से समाज जो टेक्नोलॉजिकली उन्नत हो गए हैं, ये बिल्कुल जरूरी नहीं कि वो साइंटिफिकली उन्नत हो और उनका साइंटिफिक टेम्परामेंट हो। समझ में आया? कितने अंधविश्वासी लोग अपने आसपास देखते हैं, उनके हाथों में मोबाइल देखेंगे एकदम लेटेस्ट वाले होंगे। ये तो बहुत पुराना है, 4 साल पुराना सस्ता मोबाइल, 1-1 लाख रुपए के मोबाइल लेके घूमने वाले, जिनके सारे विश्वास अंधविश्वासी हैं। टेक्नोलॉजी तो आ गई, साइंस नहीं सीख पाए, वैज्ञानिक सोच नहीं सीख पाए। अब फर्क समझ में आया? तो कमेंट थ्रेड में साइंटिफिक टेम्परामेंट को परिभाषित जल्दी से करो यार, अभी तक तुमने किया नहीं, आलसी आदमी, और मजा नहीं आएगा। व्हाई डज द शिप फ्लोट बट अ बॉल ऑफ आयरन सिंक? है ना, तो जहाज तैरता रहता है, टाइटैनिक को छोड़ दो, बाकी के तो तैर ही रहे, और एक लोहे की बॉल जो है वो डूब जाती है। एंड हाउ टू बिल्ड गुड क्वालिटी शिप्स? तो नेचुरली ये साइंस है और ये टेक्नोलॉजी है। तो बाय द वे जरा मुझे बता देना, हाँ, हाउ डज द शिप रियली फ्लोट? तो आपको पूरा फ्लोटेशन प्रिंसिपल अच्छे से याद है ना कि भैया कैसे शिप एक्चुअली फ्लोट करती है। द मास ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द वाटर डिस्प्लेस्ड बाय द सबमर्ज्ड पार्ट ऑफ अ बॉडी हैज टू एक्सीड द ओवरऑल वेट ऑफ द टोटल बॉडी
ताकि बॉयंसी का फोर्स जो है वो ऊपर लगे और एडिक्वेट बॉयंसी से चीज बहती रहे, फ्लोटेशन। व्हाट इज अ क्वांटम बिट, हाउ टू अचीव क्वांटम सुप्रीमेसी, इस पे तो सवाल भी एग्जाम में बनने लग गए हैं आजकल। पता नहीं है यूपीएससी वाले चाहते क्या है यार, तुमसे सारा ज्ञान दुनिया का चाहते हैं, ये भी तुम्हें आना चाहिए, वो भी तुम्हें आना चाहिए। चलो अच्छी बात है, सब कुछ आना चाहिए तो सब कुछ आएगा, डोंट वरी, कोशिश तो कर ही सकते हैं। तो दोस्तों ये साइंस है और ये टेक्नोलॉजी। अपने सुंदर पिचई दादा ने क्वांटम सुप्रीमेसी का दावा किया था ना पिछले सालों में, तो दैट इज व्हाट इट मींस। तो ये जो है व्हाट इज अ वैक्सीन एंड हाउ टू बिल्ड अ वैक्सीन, इस बड़े मासूम और खूबसूरत सवाल के साथ इस सेक्शन को क्लोज करते हैं। तो निश्चित तौर पर यह विज्ञान है और ये प्रौद्योगिकी है। ये बहुत प्यारा सवाल, आप देखिए कितना इनोसेंट सवाल है, लेकिन ये डिस्टिंक्शन अब आपको समझ में आया। तो दोस्तों साइंस और टेक्नोलॉजी के अंतर को समझने से पब्लिक पॉलिसी मेकिंग पे बहुत फर्क पड़ सकता है, क्योंकि कई पॉलिसी मेकर्स फंडामेंटल लेवल पर शायद दोनों को कॉन्फ्लेट कर देते कि ये तो एक ही चीज है। एक चीज बिल्कुल नहीं है, साइंस एकदम अलग है, टेक्नोलॉजी एकदम अलग है। इसीलिए जब सरकारें बजट बनाती हैं तो उसमें जो बजट एलोकेशंस करने हैं, बजटीय आवंटन करने हैं, आपको बड़ा केयरफुली स्टडी करना चाहिए कि साइंस को कितना जा रहा है और टेक्नोलॉजी को कितना जा रहा है। Unfortunately, in India, we have really lagged in the area of scientific budgetary और science budget allotment. दूसरी मजेदार बात बताता हूं, भारत की जितनी बड़ी बड़ी विशालकाय कंपनी आप देखते हैं, ये बहुत ज्यादा माइजरली हैं व्हेन इट कम्स टू R&D, रिसर्च और डेवलपमेंट में। भारत में मैक्सिमम खर्चा कौन करता है पता है आपको? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और इसीलिए हमारे इकोनॉमिक सर्वे भी बार बार भारत के कॉर्पोरेट सेक्टर को बोल चुके हैं कि अपना R&D इन्वेस्टमेंट बढ़ाओ, बट वो लोग बढ़ाते नहीं है। उनको अपनी क्वार्टरली बैलेंस शीट, प्रॉफिट, शेयर प्राइस के अलावा ज्यादा कुछ दिखता है नहीं। दो चार एक्सेप्शंस होंगे, उनको छोड़ दो। अब इसी डिस्कशन को इमेज बेस पे लेके चलते हैं। अब कुछ इमेज बेस्ड क्वेश्चन में करवाता हूं। ये जब आप देखते हैं अपनी आंखों के सामने प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स और न्यूक्लिक एसिड, अगर ये चार डायग्राम और ये चार शब्द आते हैं तो आपके दिमाग में क्या आना चाहिए? चलो बताओ फटाफट। आपने देखा प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स एंड न्यूक्लिक एसिड्स, देख रहे हैं ना? जब आपको कोई ऐसी तस्वीर दिखाए तो एज अ स्टूडेंट 18, 19, 20, 21, 22 ईयर्स ऑफ एज, आपके दिमाग में सबसे पहले क्या आना चाहिए? अब मुझे ये मत बोलना कि सर मैं बायो बैकग्राउंड कर रही हूं। देखो यार, सिविल सर्विसेज के लिए आए हो, ये सीरीज डेडिकेटेड है सिविल सर्विसेज के लिए। अब ये तो आपको पता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी भी सिलेबस का हिस्सा है जनरल साइंस में, तो आप इससे बच के भाग नहीं सकते। आई एम श्योर आप नहीं भाग रहे हो, आप इसको सीखोगे जज्बे के साथ। ये चारों देख के क्या दिमाग में आना चाहिए? एक ही चीज दिमाग में आनी चाहिए, बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ। ये जो चार मैक्रो मॉलिक्यूल्स आपको दिख रहे हैं, इस पे जीवन टिका हुआ है पूरा पृथ्वी का। ये चार नहीं हो तो जीवन खत्म हो जाएगा। इन्हीं चारों से मिलके पृथ्वी पे जितना भी जीवन है वो इन्हीं से मिलके बनता है। बात समझ में आई आपको? अब आप बोलेंगे सर वायरस का कहां बनता है? भाई वायरस तो वैसे भी जीवित नहीं है, एक्टिव है, इनएक्टिव ही होता है, लेकिन उसमें भी तो न्यूक्लिक एसिड होता है ना, आरएनए या डीएनए होगा। तो इस तरह से, और प्रोटीन्स होते ही है ना, अल्टीमेटली तो स्पाइक प्रोटीन ही है ना भैया, और क्या है? और प्रोटीन्स तो वो सारे के सारे पूरी सेल मशीनरी को चलाने का काम ही इनका है। ये अगला सवाल। अब आप बोलेंगे सर इस सवाल से क्या फायदा होगा? सवाल से फायदा ये होगा कि 3 साल पहले प्रीलिम्स में आ गया था भैया ये। तो प्यारे दोस्तों, ये चित्र देख के आपको क्या रियलाइज हो रहा है? दरअसल ये खूबसूरत चित्र एक बहुत लंबी चौड़ी कहानी है कि पृथ्वी पर 370 करोड़ साल पहले के पहले बैक्टीरिया के फॉसिल्स, जिनको जरकॉन स्टोन्स और ये सब बोलते हैं, जो ऑस्ट्रेलिया में मिले, वो ये है, उनका चित्र है। तो ये सब आपके लिए काम की चीजें हैं। अगर आप ये देखेंगे तो आप क्या बोलेंगे? इसको देख के आपको सबसे पहले दिमाग में क्या स्ट्राइक करेगा? अगर आप इसको देखेंगे तो आपको सायानोबैक्टीरिया स्ट्राइक करने चाहिए। और ये जितने भी सायानोबैक्टीरिया हैं, पृथ्वी पर ऑक्सीजनेशन इवेंट में इनका बड़ा रोल रहा। इस पर डायरेक्ट सवाल आया हुआ है। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज दैट इन दिस वास्ट सिलेबस बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से एसएनटी को पढ़ा जा सकता है। अभी आपके सामने लाइफ साइकिल ऑफ द सन है। आप में से कितनों ने इंटरस्टेलर मूवी देखी, ये बताओ। अच्छी लगी आपको? कितनी बार देखी? 1 बार, 2 बार, 3 बार? भाई कम से कम 2-3 बार उसको डिटेल में देखो, तब वो मूवी पूरी समझ में आती है। तो मुझे एक बार बताइए कमेंट थ्रेड में, बिना विकिपीडिया गूगल किए, चीटिंग करके कोई फायदा नहीं है, आपने क्या सीखा उस मूवी से? बताइए। क्योंकि उसमें ब्लैक होल की बात हुई थी, याद है ना आपको? गागनटुआ ब्लैक होल, भूल गए? याद है? वो हीरो उसके अंदर जाता है, पूरा सब करकुरा के निकालता है टॉर के साथ। तो ये बताइए कि भाई किस तरह से ये स्टार की पूरी लाइफ साइकिल चल रही है। दिख रहा है आपको? अब इसके एंड में ब्लैक होल निकल कर आएगा। यहाँ तो खैर व्हाइट ड्वार्फ बन गया, बट अगर थोड़ा बड़ा होता ये स्टार तो अल्टीमेटली ब्लैक होल में कन्वर्ट हो जाता। तो इस पे से मुझे इंटरस्टेलर की कहानी आपसे सुननी है।
अब मानव के पूरे विज्ञान में एक बहुत बड़ी क्रांति आने वाली है जब ये भाई साहब ऊपर ऑर्बिट में चले जाएंगे। तो ये भाई साहब का नाम क्या है? नहीं नहीं, नीचे जो भाई लोग खड़े उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, वो जो पीला पीला भाई साहब उसकी बात कर रहा हूँ। निश्चित तौर पर ये जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप है। आज की तारीख में हमारे पास ऊपर है हबल स्पेस टेलीस्कोप, और जब JWST ऊपर पहुंच जाएगा कुछ महीनों के बाद, ये इतना ज्यादा डीप देख लेगा गैलेक्सीज में कि हमारे पास पूरे यूनिवर्स का एक बिल्कुल अलग चित्र आ जाएगा। तो जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट जनरेशन आफ्टर HST हबल स्पेस, और ये इंसान के ज्ञान को 10 गुना बढ़ा देगा। ये कहां का चित्र आ गया भैया? अब हमें पता चलता है कि हमारा जो सौर मंडल है उसमें बड़े मजेदार लोग मौजूद हैं। जैसे शनि ग्रह का जो छठा सबसे बड़ा चंद्रमा है एनसेलेडस, ये बड़ा छोटा सा है और हमारे चंद्रमा से भी काफी छोटा है, लेकिन इसके ऊपर पूरे पूरे महासागर लहरा रहे हैं और इसके पास मरियाना ट्रेंच जैसे डीप पॉइंट्स भी हैं। तो इसका मतलब यह है कि यहाँ जीवन हो सकता है। अभी तक हम जाके चेक नहीं कर पाए, जाएंगे एक बार, ये क्लास खत्म हो जाए फिर हम सब चलते हैं। ये क्या है भाई? इसको देख के आपको क्या याद आता है? तो ये वो पहला कैप्सूल है, वॉस्टॉक कैप्सूल, जो ऊपर गया था और उसके अंदर यूरी गैगरिन कैसे लेटे थे, ये उनका रेप्लिका है। तो वॉस्टॉक कैप्सूल और यूरी गैगरिन जब ऊपर गए थे तो सोवियत संघ की बहुत बड़ी विजय थी और अमेरिका बहुत घबरा गया था कि सोवियत स्पेस रेस में आगे निकल गए। तभी प्रेसिडेंट कैनेडी ने अनाउंस किया था कि 1970 आने के पहले आदमी को चांद पे रख के वापस लेकर आ जाएंगे, और पूरे अमेरिका में जोश की लहर दौड़ गई थी। तो हिस्ट्री भी कवर हो जाती है इसके साथ साथ। अब अगर कोई आपको ये बताइए मेक्सिको की खाड़ी और ये चिकजुलूप क्रेटर है और ये युकाटन पेनिनसुला है, तो ये आपका युकाटन प्रायद्वीप हो गया और वो चिकजुलूप नाम का क्रेटर है। क्रेटर है ना बहुत बड़ा गड्ढा, और ये है मेक्सिको की खाड़ी। तो ये देख के क्या याद आता है? भागते हुए डायनासोर, क्योंकि यहीं आके वो पूरा का पूरा एस्टेरॉइड गिरा था 10 मील। तो आपको पता है कि किस तरह का पूरा पृथ्वी की कहानी बदल गई 6.5 करोड़ साल पहले। अगर कोई आपको ये चित्र दिखाए तो क्या याद आना चाहिए? सारी नई डेफिनेशंस SI यूनिट्स की सब बदल गई है ना पिछले सालों में। तो दोस्तों, विज्ञान में इमेज बेस्ड बहुत कुछ दिमाग में हमारे चलते रहना चाहिए। और अब इससे पहले कि मैं सेशन को कंप्लीट करूं, ये हमारा आज का जो वार्मिंग अप सेशन था। अब आप बोलेंगे कि इससे फायदा क्या होगा? इससे आपको सोचने का तरीका मिलेगा, इससे आप में इंटरेस्ट जागेगा, आपके मन से SNT का डर हटेगा, और वो डर जब तक हटेगा नहीं तब तक पढ़ाई हो नहीं सकती है। मैं आपको एक ऐसी अद्भुत कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसका कोई जवाब ही नहीं किसी के पास, ऊ मुआ मुआ। अब ऐसा हुआ भैया, कुछ सालों पहले ये पता चला कि ऊ मुआ मुआ नाम का एक पत्थर, जिसका शेप इस तरह का इमेजिन किया गया है, जिस तरह से लाइट रिफ्लेक्ट हो रही थी उसके आधार पे फोरेंसिक साइंस से किसी ने चित्र नहीं लिया, ये तो आर्टिस्ट ने कंप्यूटर पे बनाया है, लेकिन ऐसा इमेजिनेशन है। तो ये पता चला कि ये जो ऊ मुआ मुआ है ये ऐसे आया। अब जब ये ऐसे आया तो पूरा साइंटिफिक वर्ल्ड में सन्नाटा छा गया। सन्नाटा क्यों छा गया? 2 कारणों से। पहली बात तो ये कि अगर आप अपने पूरे सोलर सिस्टम को देखेंगे तो सारे प्लैनेट मोटे तौर पर एक ही प्लेन में चलते हैं ना। ऐसा तो नहीं होता ना कि अर्थ ऐसी घूम रही है तो सैटर्न ऐसा घूम रहा है। सभी सूर्य के आसपास मोटे मोटे एक ही समतल में घूमते हैं। क्यों? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। जब 460 करोड़ साल पहले गैस का बादल गिरा, सूरज बना और उसने सबको अपने आसपास बांधना शुरू किया, तो सारा सब नेट आउट होने के बाद सब एक प्लेन में आ गए। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होते हैं, बाकी सब एक प्लेन में। अब सोचिए, कोई एक आदमी बाहर से आता है ऐसा सीधे 60 डिग्री के एंगल पे, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि वो हमारे सोलर सिस्टम का है ही नहीं, मतलब वो किसी दूसरे सोलर सिस्टम से आया है। अब वो या तो नेचुरल होगा या वहां की किसी सिविलाइजेशन ने भेजा होगा, और या तो उसमें कोई बैठा था या वो ऑलरेडी मर चुका है, पता नहीं, लाखों सालों से चल रहा हो। ये ऐसे सवाल हैं जिनका विज्ञान के पास कोई जवाब ही नहीं है, और विज्ञान उस पर खोज कर रहा है। यही तो विज्ञान का मजा है। तो ऊ मुआ मुआ को लेकर 2 थ्योरीज बनी है कि दिस इज जस्ट अ स्टोन दैट केम फ्रॉम सम प्लेस एंड इट वेंट अवे, और जाते समय ही वो एक्चुअली नजर में आया, नहीं तो बहुत अच्छे से रिसर्च हो जाती। और कुछ का कहना है कि ये स्पेसक्राफ्ट भी हो सकता है, क्योंकि इस तरह का स्टोन कहां मिलता है? इतना लंबा स्टोन थोड़ी होता है, गोल हो जाते हैं स्टोन तो समय के साथ। तो ये है विज्ञान का मजा, और ऊ मुआ मुआ पे एग्जाम में सवाल बने हैं। और उसी तरह एक और मासूम सवाल कि भाई इतनी बड़ी बड़ी बातें करने वाले आप और मैं, हम ही यहां क्यों बैठे हैं? कंगारू क्यों नहीं बैठे हैं? वेल क्यों नहीं बैठे हैं? शेर क्यों नहीं बैठे हैं? होमो सेपियंस जो हैं, हम ही ने आखिर इस प्लेनेट पे कब्जा कैसे कर लिया? अब ये सवाल तो बहुत ही प्यारा सवाल है, क्योंकि ये तो आपसे, तो बताइएगा मुझे इसका जवाब क्या है। मैं इसको आगे एक सेशन में पूरा डिटेल में जब एवोल्यूशन की थ्योरी पढ़ाऊंगा तब लूंगा, लेकिन मैं आपको कुछ पॉइंटर्स देके जा रहा हूं। ये अब आपके रिसर्च का काम है, इसको रिसर्च करो। और होमो सेपियंस यानी हमारी होमो स्पीसीज में सबसे पहला जो हमारा पूर्वज था, होमो हैबिलिस था, हमसे मिलता जुलता 24 लाख साल पहले। तो इंसानों की कहानी 24 लाख साल पहले शुरू हुई, और हमसे मिलते जुलते होमो सेपियंस 3.5, 4, 5 लाख साल पहले आए।
और हमारी पूरी मॉडर्न सिविलाइजेशन 12,000 साल, 14,000 साल, एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन, और उसमें सारी संस्कृति, धर्म, सभ्यताएं 5,000, 5,500 साल। तो 24 लाख साल, 5,500 साल, और वो 24 लाख साल और पृथ्वी का बनना 450 करोड़। टाइम स्केल जब आप एक बार पढ़ते हैं तो दिमाग में सारी इक्वेशन सेट हो जाती है। वैज्ञानिक सोच इसको कहते हैं। आ गई बात समझ में? मजा आया? और अब तो हम देख ही रहे हैं कि पॉपुलेशन हमारी 780 करोड़ हो गई है और अब बहुत तेजी से बूढ़ी होती जा रही है, क्योंकि दुनिया भर की फर्टिलिटी रेट तेजी से गिर गई है। चाइना में जो हुआ है अभी 3 चाइल्ड पॉलिसी आपके लिए इंडिकेटर है। जाते जाते आपको मैं एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन दे रहा हूं। आज का क्वेश्चन 1 ये है। अब देखो ऐसा है, मैं ये क्वेश्चन इसलिए दे रहा हूं क्योंकि मैं चाहता हूं कमेंट थ्रेड में तुम इसके जवाब लिखो सॉल्व करके। तो शुरू हो जाओ। ये क्वेश्चन 1 है, एबीसीडी में से क्या आंसर होगा। ये क्वेश्चन 2 है, एबीसीडी में से क्या होगा। और ये क्वेश्चन 3 है। अगर उत्तर आएंगे तो मैं इसको कंटिन्यू करूंगा, नहीं आएंगे तो मैं अगले सेशन में जो कल आएगा उसमें से हटा दूंगा। तो मैं कोशिश अपनी तरफ से पूरी कर रहा हूं। आप भी इन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सॉल्व करें और नीचे आंसर्स लिखें और एक दूसरे को करेक्ट भी कर सकते हैं, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इनके सॉल्यूशंस तो खैर दिए हैं, लेकिन उनको आप देखिएगा मत अभी। और ये रहे 3 एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस 1, 2 एंड 3। 100% एग्जाम में आ सकते हैं, पूरे ऐसे के टॉपिक बन सकते हैं, आपसे वाइवा में, इंटरव्यू में कोई पूछ सकता है। तो तैयारी शुरू कर दो और कमेंट थ्रेड आपके लिए ओपन है, लिखो बढ़िया आंसर। कितने प्यारे प्यारे क्वेश्चंस हैं, ठीक है। और मैंने इन्हीं चीजों पर आज आपके साथ एक लेवल पर चर्चा की। दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं साइंस और टेक्नोलॉजी के मेरे एक अद्भुत कोर्स में, जो 25 आवर्स का कोर्स है। और यह कोर्स हमारा 6 जुलाई से शुरू हो जाएगा। इस कोर्स में जानकारी लेने के लिए आप इस लिंक को क्लिक कर दीजिएगा। जो पीडीएफ डाउनलोड करेंगे, इस पेज को क्लिक करेंगे तो वो आपको साइट पर ले आएगा। ये हमारी पीटी की वेबसाइट है। आप जब इस साइट पर आएंगे, 1 मिनट में आपको साइट दिखा देता हूं प्यारे दोस्तों, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। तो ये हमारी पीटी की वेबसाइट है। आप जब इस साइट पर आएंगे तो इसमें आप कोर्सेज अवेलेबल पर क्लिक करेंगे तो नीचे आपको एसएनटी क्रैकर और बाकी के कोर्सेज सारे दिखाई दे जाएंगे। आप एक एक कोर्सेज की जानकारी लेकर इसमें एनरोलमेंट कर सकते हैं। तो ये हमारा एसएनटी क्रैकर है और साथ में कॉम्बो कोर्सेज जिसमें 4 कोर्सेज एक साथ मिलते हैं, ये भी है। बहुत शानदार कोर्सेज हैं। जानकारी लीजिए, टीम से बात कीजिए और एनरोल कीजिए। इसी के साथ आज का हमारा सेशन नंबर 2 जो एसएनटी का पहला था, अंडरस्टैंडिंग एसएनटी, यहीं कंप्लीट होता है। कैसा लगा जरूर बताएं। सेशन को लाइक करें, शेयर करें। कल मैं आपके साथ पर्यावरण और पारिस्थितिकी तंत्र का पहला सेशन लेकर 30 मिनट का हाजिर हो जाऊंगा। तो प्यारे दोस्तों, यात्रा अच्छी शुरू हुई है, उम्मीद करते हैं लंबी चलेगी। प्यार बनाए रखिएगा। मेरी तरफ से इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।